हाँ तो गाइस, आज हम लोगों को चर्चा करनी है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर के ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमें निकालना क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर के अंदर सही मायने में हमें कई सारे कर्व की इक्वेशंस रखी होती हैं और उन कर्व के द्वारा जो बाउंडेड रीजन होता है उसको हमें पता करना होता है इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो इस टॉपिक को हम लोग नाम देते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, बट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दिए हुए कर्व के ग्राफ को स्केच करना, क्योंकि जब तक आप कर्व की स्केचिंग नहीं कर पाएंगे ना तब तक आप बाउंडेड रीजन नहीं ढूंढ पाएंगे, और जब तक बाउंडेड रीजन नहीं मिलेगा तो बाउंडेड एरिया कहाँ से निकाल पाएंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी फैक्टर इस चैप्टर का स्केचिंग ऑफ कर्व। तो आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे स्केचिंग ऑफ कर्व के ऊपर, तब जाकर हम चर्चा कर पाएंगे कि कैसे हम बाउंडेड रीजन पता कर सकते हैं। ठीक है, अब बात है जब हमने स्केचिंग ऑफ कर्व में हम करना क्या है, तो मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं। हमें कोई इक्वेशन दी रखी होगी किसी कर्व की, हमें सीधा उसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है जिसको हम स्केचिंग ऑफ कर्व कहते हैं। मैं आज आपसे ना तो किसी प्रॉपर्टी की चर्चा करूंगा, ना मैं आपसे किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा करूंगा। बस मैं बात करूंगा तो केवल इतने से पॉइंट पर कि भैया अगर किसी कर्व की इक्वेशन हमें दी रखी है तो हम उसका ग्राफ कैसे स्केच कर सकते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक को हम स्केचिंग ऑफ कर्व के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज बहुत सारे टॉपिक्स हमारे एक एक करके इसके अंदर हमें पढ़ने हैं। लाइन्स हैं, सर्किल हैं, पैराबोलास हैं, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, इन सब पर आज हमें एक लंबी सी चर्चा करनी है स्केचिंग ऑफ कर्व के ऊपर। ठीक है, मैं आपको बड़ी क्लियर बात कर दूं, स्केचिंग ऑफ कर्व इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और एरिया बाउंड्री रीजन, क्योंकि जब तक आप पर प्रॉपर डायग्राम नहीं बनेगा ना आप सवाल को अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए बड़े ध्यान से देखिएगा स्केचिंग ऑफ कर्व। पहले स्केचिंग ऑफ कर्व अगर आ जाएगी तो ये चैप्टर बड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए गाइस जुड़ते हैं क्लास से और शुरुआत करते हैं स्केचिंग ऑफ कर्व के ऊपर। करेक्ट, चलिए चलिए बच्चों, तो आप सबसे पहली शुरुआत आज हमारी होगी स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन की अगर हमें इक्वेशन दे रखी हो तो हमें कैसे पता करना है कि वो लाइन किस डायरेक्शन में खींचेगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगी, या ओरिजिन से पास आउट होगी, या वर्टिकल होगी, या हॉरिजॉन्टल होगी। तो कैसे हमें पता करें, तो एक एक करके फॉर्म्स की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं आपको हर एक एग्जाम्पल दूंगा तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी उस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। किसी भी लाइन की फॉर्म अगर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 की फॉर्म की है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो लाइन x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट काटती है और y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट काटती है, और दोनों को ज्वाइन कर दिया तो भैया ये हमारी लाइन की इक्वेशन बन गई। दिस पॉइंट शुड बी a, 0, दिस पॉइंट शुड बी 0, b कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये एक एग्जांपल दीजिएगा। बिल्कुल 3x + 2y इक्वल्स टू 6, एक नॉर्मल इक्वेशन मैंने लिख दी और हमसे कहा गया इसको प्लॉट करना है तो हम इसके इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेंगे, यानी 6 का डिवाइड कर दीजिए तो x/2 + y/3 इक्वल्स टू 1। x पर 2 मार्क, y पर 3 मार्क, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, आपकी लाइन ड्रॉ। आपको एक रफ स्केच खींचना है। यहाँ हम एक्यूरेट डायग्राम की बात नहीं करते, पर यहाँ हम प्रॉपर डायग्राम की जरूर बात करते हैं। प्रॉपर से इन द सेंस कि प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए, जो उसकी एक्चुअल डायरेक्शन है वही खींचनी चाहिए। बच्चों ने कहा बोले भैया आपने तो यहाँ ऐसा नंबर ले लिया जो पूरी तरह से कट चुका था, अगर वाई दबे मान लीजिए हम आपको एक और नंबर दे देते हैं, ये हमने आपको लिख दिया और अब आपने कहा आपको इसको प्लॉट करना है। बिल्कुल, मैं फिर से इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। पहले मैंने 7 से डिवाइड लगाया, एक्स को अकेला करना है यानी 7/3 कर लिया, बीच में प्लस करना है तो y 7/2 बट माइनस का 7/2। तो चलिए साहब x पर 7/3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पर मार्क्स मान लिया अप्रोक्सीमेटली, यहाँ होगा कहीं 7/3, 0। y पर -7/2 यहाँ कहीं मान लिया और दोनों को ड्रॉ कर दिया तो ये मेरा लाइन का इक्वेशन बन गया। दिस इज कॉल्ड स्केचिंग ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, पहली फॉर्म। फिर आया मैं दूसरी फॉर्म की तरफ, पास आउट, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी अगर कोई भी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो उसके बिना निश्चित तौर पर उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं हुआ। यानी अगर कोई लाइन y बराबर mx या y इक्वल्स टू -mx की फॉर्म की दे दी जाए तो इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास आउट हो रही होगी। बोले मतलब अगर y इक्वल्स टू mx है तो इस डायरेक्शन में यानी फर्स्ट टू थर्ड,
बट अगर y इक्वल टू माइनस mx है मेरी बेटाओं, तो इसका मतलब वो लाइन ऐसे पास आउट होगी। बोले भैया इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कीजिए, तो एग्जाम्पल क्या कहता है जरा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए अगर कोई लाइन आपको इक्वेशन दे दी y बराबर माइनस रूट 3x, ये दे दी, इसका मतलब क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन से पास आउट होनी है। अब बात आई ओरिजिन से पास आउट होनी है तो ऐसे बनानी है कि ऐसे, अगर माइनस है तो ऐसे, और अगर भाई जब ये प्लस होता तो हम इस तरह से ड्रॉ कर देते, अगर प्लस होता तो ये तो हो गई रूट 3x की, ये हो गई माइनस रूट 3x। तो ध्यान रखिए अगर कांस्टेंट ना हो, केवल x और y हो, तो समझ लीजिए वो लाइन ओरिजिन से पास आउट होने वाली लाइन है, और तुरंत एक रफ डायग्राम आप उसका खींच सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ y इक्वल टू माइनस mx एंड दिस वन इज y इक्वल टू प्लस mx। ये तो हो गई मेरी पहली बात। फिर मैं आता हूं तीसरी लाइन की फॉर्म पर, वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन, अगर इसी लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू a की फॉर्म की है, जैसे x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, तो ये लाइन हमेशा उतनी डिस्टेंस पर पैरेलल टू y एक्सिस खींच जाएगी, यानी पैरेलल टू y एक्सिस। चौथी, अगर मैं इसी की हॉरिजॉन्टल लाइंस की चर्चा करूं, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं साहब, तो भैया y इक्वल टू b, यानी कि अगर मैं बात करता हूं हॉरिजॉन्टल लाइंस की, तो इसका मतलब हो गया y इक्वल टू b की फॉर्म, y पर b डिस्टेंस मार्क की और ऐसे करके ड्रॉ कर दी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द b डिस्टेंस, दिस इज द लाइन ऑफ y इक्वल टू b। ऐसे दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड a डिस्टेंस एंड इज द इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू a। एक एग्जांपल से डिफाइन करता हूं, जैसे आपसे कोई कहे x बराबर 3 की लाइन खींचनी है, बस बहुत सरल है, x पर 3 मार्क किया और पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर दी। कोई कहे y इक्वल टू -2 खींचनी है, तो y पर -2 कहाँ होगा, बोले यहाँ पैरेलल टू x। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा लाइनों को ड्रॉ करते समय। लास्ट में जाते जाते आपसे एक बात पर चर्चा करता जाऊंगा, इसके अंदर x एक्सिस हो, x इक्वल टू 0 हो, तो इसका मतलब x y एक्सिस की लाइन है, x एक्सिस खींची की चाहिए, और y इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब x एक्सिस की लाइन है। ये हमें सिंपली लाइन के बारे में चर्चा करनी होगी। तो आपको लाइन की फॉर्म 3-4 तरह की दी जा सकती है, या तो इंटरसेक्ट फॉर्म में बदलने लायक दी जा सकती है, या फिर केवल y और x होंगे, यानी ओरिजिन से पास आउट है, ये तय हो गया, ठीक है। x इक्वल टू a की लाइन है तो पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू b की लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, इस तरह से लाइनों को ड्रॉ करना है। दूसरा, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस होता है, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस होता है। तो ये मैंने चर्चा की पहले टॉपिक में आपसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो चाहूंगा एक बार सारी लाइंस को देख ले अच्छी तरह से, और जिस तरह की फॉर्म्स कोई आए तो आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिएगा। y इक्वल टू 0 मतलब ध्यान रखिएगा, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए बच्चों, अब मैं आऊंगा सेकंड स्केचिंग, यानी कि सर्किल की स्केचिंग पर। सर्किल की इक्वेशन को देखकर हम कैसे पता करें कि हमें सर्किल को कैसे स्केच करना है। तो देखो बेटा, किसी भी सर्किल की इक्वेशन को बनाने के लिए आपको दो चीजें ढूंढनी है, एक तो उसका सेंटर क्या है और एक उसकी रेडियस क्या है। ये दो चीजें आपको जरूर ढूंढनी है, और जब ये दो चीजें आपको मिल जाएंगी तो आप अपने प्रॉपर प्लॉट कर कर सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं फिर भी एग्जाम्पल के थ्रू करूंगा। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की अगर कोई फॉर्म है, तो इसका मतलब सेंटर कितना हो गया, तो भैया सेंटर हो गया h के, एंड रेडियस कितनी हो गई, तो भैया आर की हो गई। तो चलिए मान लेते हैं h के, h और के पहले क्वाड्रेंट में कहीं होगा, मान लेते हैं, हो सकता है दूसरे में हो, तीसरे में हो। आर की रेडियस ली और एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा सर्किल ड्रॉ करने का तरीका होगा, यानी सर्किल के लिए सेंटर और रेडियस हमें ढूंढनी होगी। कुछ एग्जांपल्स और चर्चा करूंगा इसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो मेरे बच्चों कैसे इसकी लाइन ड्रॉ होगी, बोले सेंटर तो भैया इसका ओरिजिन हो गया, एक्स के साथ भी कुछ नहीं, वाई के साथ भी कुछ नहीं,
और रेडियस इसकी ए हो गई। तो कैसे बनाएंगे, बोले एक्स सेंटर तो हो गया 0 0, ए की रेडियस लेकर आप इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। दिस पॉइंट शुड बी a, 0, दिस पॉइंट शुड बी 0, a, दिस इज माइनस a, 0, दिस इज 0, -a। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सेंटर, ओरिजिन और रेडियस ए हो गई। मैं थोड़ा सा और चीजों को थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमें किसी इक्वेशन की ऐसे दे दी, ए ले लिया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो भैया सेंटर कितना हो गया, बोले भैया सेंटर तो हो गया a, 0 और यहाँ रेडियस भी ए ही है, तो रेडियस भी मैंने ए लिख दी। हाँ भाई a, 0, बोले भैया एक्स एक्सिस पर ही होगा a, 0, तो मान लिया यहाँ पे a, 0 है और रेडियस भी क्योंकि a है, तो अगली बात है सर्किल हमारा कुछ ऐसे पास आउट हो जाएगा या नहीं। अगर a ना होकर रेडियस कुछ और होती, a से कम होती तो यहाँ से निकल जाता, इस जगह से पास आउट हो जाता, ए से बड़ी होती तो हो सकता है ओरिजिन पार करके निकल जाता। तो कुल मिलाकर सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें आपको ढूंढने की जरूरत है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। हर सवाल में ये ढूंढिए, देन आफ्टर मार्क कीजिए और देन आफ्टर उसको प्लॉट कर दीजिए। एक एग्जांपल जाऊंगा क्लास के साथ शेयर करना। एक इक्वेशन दे दी, हाँ भाई, और मुझसे कहा गया कि आपको इसको प्लॉट करना है, स्केच करना है। तो मेरा तो वही आदत है कि सेंटर और रेडियस ढूंढना, पर क्या मैं इस पोजीशन में इसमें से सेंटर और रेडियस ढूंढ सकता हूं क्या, जी नहीं। आपको सबसे पहले सारे एक्सों को एक जगह इकट्ठा कर लेना है और सारे वाइयों को एक जगह। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाकर एक्स को बंद कीजिए। तो भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो एडिंग 16 कर दूं इन बोथ साइड। अभी पता है 16 कहां से आया सबको, मैं हमेशा कहता हूं एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ यानी कि 4, अगर एक्स स्क्वायर अकेला है तो, है ना। 16 इधर भी है, तो दिस शुड बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ भाई, अब मैं अगर सेंटर चाहूं तो आप मुझे दे सकते हो, बोले भैया 4, 0 हो गया। रेडियस चाहूं तो बोले वो भी 4 हो गई, यानी सर्किल प्लॉट हो जाएगा 4, 0 यहाँ कहीं मान लेते हैं, क्योंकि रेडियस भी 4 की है, तो ओरिजिन से पास आउट हो जाएगा सर्किल। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे इसको ड्रॉ करते हैं, बड़ी गलती करते हैं, वो इसको √2 एक्स का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। नहीं बेटा, पहले एक्स सारे इकट्ठे करो, देन आफ्टर सेंटर और रेडियस ढूंढो, देन आफ्टर आप इसे प्लॉट करो। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत काम आने वाला है। सर्किल का बहुत ज्यादा सवाल इसमें आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो सर्किल की दो फॉर्म बेसिकली होती हैं ऐसी, तो पर आपको दोनों ही फॉर्मों में एक कॉमन बात है कि आपको सेंटर और रेडियस ढूंढकर उनको प्लॉट करना है। तो ठीक है, तो चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, चीजों को समझिए अच्छी तरह से। तो बच्चों अब हमारा तीसरा इंपोर्टेंट पार्ट शुरू होता है, पैराबोला। पैराबोला हमने 11th में पढ़ा था और बेसिकली हमने 4 तरह के पैराबोला पढ़े थे। हालांकि मैंने सबसे शिफ्टिंग पैराबोलास पर भी चर्चा की थी, बट आज हम लोग पहले पैराबोलास की स्टैंडर्ड फॉर्म पर चर्चा करते हैं। देन आफ्टर पहला पैराबोला, अगर वाई स्क्वायर बराबर 4x की इक्वेशन है, यानी वाई पर स्क्वायर और एक्स सिंपल, तो वो पैराबोला की इक्वेशन की पहचान है। सिंपली पहचान जो है वो है कि एक वेरिएबल पर स्क्वायर होता है, एक पर नहीं, और अगर ऐसा है तो समझ लीजिए वो तो पैराबोला ही है, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो यानी एक पर स्क्वायर और एक पर स्क्वायर ना हो तो वो पैराबोला होता है जनरली। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x का पैराबोला एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल बनता है, जिसका कि वर्टेक्स 0 0 होता है और सिमेट्रिकल होता है एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ध्यान रखिए, है ना। दूसरा पैराबोला जो स्टैंडर्ड आपने पढ़ा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का पैराबोला, बोले कैसे बनाए, सबने पढ़ा था, वर्टेक्स ओरिजिन ही होगा और बनेगा सिमेट्रिकल होगा ये टू पॉजिटिव वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, करेक्ट। तीसरा पैराबोला जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, वाई स्क्वायर बराबर -4ax,
-4ax टाइप का। बोले कैसे बनाए, तो इसका तरीका आपको बताया गया। इन सभी पैराबोला के जो वर्टेक्स होते हैं, यानी यहाँ से बनना शुरू होता है, वो तो ओरिजिन ही होते हैं, और जो सिमेट्रिकल होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से, तो सिमेट्रिकल टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। और नंबर 4 पैराबोला जो आपने स्टैंडर्ड तौर पर पढ़ा, ये वर्टेक्स ओरिजिन और सिमेट्रिकल होगा पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस के। ये तो रहे हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला। बट अगर कहीं शिफ्टिंग, बोले शिफ्टिंग से मतलब सीधे तौर पर समझिए, जिसका कि वर्टेक्स ओरिजिन ना रहकर किसी और पॉइंट पर शिफ्ट हो जाए, जिसकी कि एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ना रहकर किसी और लाइन के अलोंग बन जाए, ऐसे पैराबोलास को हम शिफ्टिंग पैराबोलास कहते हैं। तो बात है ऐसे शिफ्टिंग पैराबोलास की इक्वेशन को ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा। देखो इन चारों में नोटिस करूं, मैं दो चीजों पर फोकस कर रहा हूं। एक तो वर्टेक्स मुझे पता चल जाए, और एक उसकी मुझे सिमेट्रिकनेस पता चल जाए कि वो किसके सिमेट्रिकल है, एक्स के सिमेट्रिकल है कि वाई के सिमेट्रिकल है। अगर मुझे ऐसा पता चल जाता है तो मैं बड़े आराम से उसका ग्राफ स्केच कर सकता हूँ। तो चलिए मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से कुछ शिफ्टिंग पैराबोलास पर करूंगा। शिफ्टिंग पैराबोलास, बहुत सारे सवाल है हमारे एनसीईआरटी में इस पर देखने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में अभी समझाऊंगा। पहले आपको चाहूंगा कि आप स्टैंडर्ड थोड़ा सा रिजल्ट ले लें। जैसे पहला शिफ्टिंग पैराबोला y माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से समझिएगा। y माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax दिया हुआ है। अच्छा एक तो पक्का हो गया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax का पैराबोला है, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax कौन सा होता है, बोले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब वर्टेक्स कैसे निकले, तो देखो भाई वर्टेक्स निकालने का तरीका समझ लो। LHS को 0 के इक्वल रख दो और RHS को भी 0 के इक्वल रख दो, तो यहां से जो x और y की वैल्यूज आ गई वो आपको वर्टेक्स दे देंगे। तो आपका यहाँ पर वर्टेक्स आ गया 0,h, आ गया कि नहीं आ गया, टैली कीजिए, 0,h आ गया, डन, 0,h। तो अब 0,h कहाँ होगा, बोले 0,h तो यहाँ कहीं होगा। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax का पैराबोला एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल होता है, यानी कि ये पैराबोला कुछ ऐसा जाएगा, ये हमने बना दिया। तो ये हमारा पैराबोला का पहला शेप हो गया। एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सोचकर जवाब दीजिएगा। ये देखिए बहुत बार सवाल आता है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1, और मुझसे कहा गया इसको स्केच करना है। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, ये y इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x बराबर -1। मेरा वर्टेक्स क्या मिल गया, बोले भैया वर्टेक्स तो मिल गया आपको -1,0, एक काम तो खत्म। अब सिमेट्रिकल किसके है, y का स्क्वायर, y का स्क्वायर इसका मतलब x के सिमेट्रिकल, और अगर x का स्क्वायर इसका मतलब y के सिमेट्रिकल, तो y का स्क्वायर है अगर, तो इसका मतलब x के सिमेट्रिकल। अच्छा प्लस में है क्या x, बोले हाँ प्लस में है, तो यानी प्लस x की सिमेट्रिकल। तो -1,0 मैंने मार्क किया, यहाँ पे होगा -1,0, x की सिमेट्रिकल, पॉजिटिव x की सिमेट्रिकल ऐसे। तो इस तरह से हमारा पैराबोला बन गया। बट अगर यही चीज अगर हमारी माइनस के x प्लस 1 होती, ये होती, ऐसे होती, ठीक है, या -x -1 होती, ऐसे कहता हूँ चलो, ऐसे होती, तो हमारा वर्टेक्स कितना आता, बोले वर्टेक्स तो अभी भी वही आता, बट क्योंकि डायरेक्शन माइनस है तो माइनस के थ्रू हो जाती, तो -1,0 से इधर की तरफ का पैराबोला बन जाता। तो यदि माइनस है तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, और अगर प्लस है तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। तो पैराबोला को ड्रॉ करते समय या स्केच करते समय आपको दो चीजें ढूंढनी है, एक तो उसका वर्टेक्स क्या है और एक उसकी एक्सिस किसके सिमेट्रिकल है, ठीक है। जब ये आपको पता चल जाए तो आप तुरंत उसके अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल पर और भी चर्चा करेंगे, पर मैं चाहूंगा पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, देन आफ्टर हाँ भाई कुछ ही पैराबोलास पर फिर से चर्चा शुरू करते हैं। जैसे ये अब आप पहचानिए पहले तो ये पैराबोला है कि नहीं, मेरे साथ साफ दिख रहा है पैराबोला है, क्यों है, एक वेरिएबल पर स्क्वायर है और एक पर नहीं, इसका मतलब पैराबोला तो है। तो परफेक्ट स्क्वायर को एक तरफ इकट्ठा कर लो, तो ये आपका ऐसा हो गया, करेक्ट। यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आती है मेरे बच्चों। अब जब मैंने खींच दिया तो मुझे चाहिए दो चीजें, एक तो वर्टेक्स
और एक डायरेक्शन। पहले वर्टेक्स पर चर्चा करते हैं। एलएचएस को भी 0 रख दो और आरएचएस को भी 0 रख दो। हाँ भाई मेरा वर्टेक्स तो आ गया है, वर्टेक्स तो आ गया मेरा 0,1 आ गया। अब डायरेक्शन एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग। प्लस का है वाई क्या, बोले हाँ भाई भैया वाई प्लस का है, और अगर वाई प्लस का है तो उसका मतलब पॉजिटिव वाई की तरफ। भैया सीधी सी बात है, दो चीजों पर बार बार जा रहा हूँ। डायरेक्शन कैसे पता करता हूँ, अगर एक्स का स्क्वायर है तो वाई के अलोंग बनाऊंगा, और वाई का स्क्वायर तो एक्स के अलोंग। अब प्लस की तरफ की माइनस की तरफ वो तय करेगा ये सामने वाला, कि अगर वाई पॉजिटिव का है तो प्लस वाई की तरफ, और वाई अगर नेगेटिव का है तो नेगेटिव वाई की तरफ, है ना। तो 0,1 कहाँ मार्क होगा, बोले भैया एक्स पर 0 वाई पर 1 लगभग यहाँ मार्क, ठीक है। हाँ भाई एक्स स्क्वायर बराबर प्लस वाई, बोले एक्स स्क्वायर बराबर प्लस वाई, तो भैया ऊपर की डायरेक्शन है, ये आपका पैराबोला तैयार हो गया। दिस पॉइंट इज 0,1 एंड दिस इज द पैराबोला ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बड़े ध्यान से बड़े समझ कर बनाइएगा पैराबोला बनाने के लिए। एक और एग्जांपल पर चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं इसको फिनिश करूंगा। ये देखो, अब आपसे कहा गया कि आपको इसका पैराबोला तैयार करना है। हाँ भाई पैराबोला तैयार करना है इसका। अभी तो सवाल बिखरा हुआ है, यानी एक्स 2-3 जगह आ रहे हैं, तो पहले इकट्ठा कर लेते हैं कंप्लीट में स्क्वायर से। तो -2x, एक्स के कोफिशिएंट का आधा 2, उसका स्क्वायर 1, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो x -1 का होल स्क्वायर प्लस 2, 2 को भी यहाँ ले आए, तो x -1 का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई y -2। हाँ भाई सबसे पहले तो वर्टेक्स, बोले भैया LHS 0, x बराबर 1, RHS 0, यानी कि y बराबर 2, दोनों आ गए। तो वर्टेक्स कितना आ गया मेरा, वर्टेक्स तो निकल आया मेरा 1,2 का। एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यानी एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स का स्क्वायर है तो ये तो तय कर दिया कि वाई के पैरेलल होगा, और पॉजिटिव वाई तो पॉजिटिव वाई के पैरेलल। हाँ भाई 1,2 मार्क कर लेते हैं कहीं, x पर 1 y पर 2 यहाँ कहीं, और ये इस तरह से हम पैराबोला ड्रॉ कर देंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यानी एक्स स्क्वायर है तो वाई के अलोंग, प्लस का वाई है तो पॉजिटिव वाई के अलोंग। इस तरह से, यानी जब भी कभी आपको किसी पैराबोला की इक्वेशन को स्केच करना है तो आपको वर्टेक्स और आपको डायरेक्शन, दो चीजों पर पता करना है। वर्टेक्स LHS RHS को 0 रखकर, डायरेक्शन अगर एक्स का स्क्वायर तो वाई के अलोंग, और वाई का स्क्वायर तो एक्स के अलोंग। अब प्लस का है तो प्लस के, और माइनस का है तो माइनस के। इस तरह से आप चेक करेंगे। करेक्ट, मैं चाहूंगा यहाँ तक आप लोग तैयार कर सकते हैं, तो जल्दी से देखेंगे, तैयार करेंगे। अच्छी तरह से रीड कर लीजिए बेटा, पैराबोला का भी बहुत ज्यादा यूज करना है आप लोगों को। बच्चों पैराबोला को समझने के बाद अब हम अगली फॉर्म पर आते हैं, जिसका नाम है इलिप्स। इलिप्स क्या है जरा ध्यान से समझिए। इलिप्स की दो एक ही फॉर्म जनरली हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जब एक्स पर भी स्क्वायर और वाई पर भी स्क्वायर हो, दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हो, तो समझ लीजिए वो इलिप्स है, ठीक है ना। तो अगर इसमें दो केस यहीं पर एनालाइज करता हूं, अगर ए बड़ा हो बी से, यानी एक्स का नीचे का कोफिशिएंट वाई के कोफिशिएंट से बड़ा हो, तो बनेगा ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स, यानी एक्स एक्सिस पर थोड़ा सा बड़ा, एक्स एक्सिस पर बड़ा बन जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। दिस पॉइंट शुड बी a,0, दिस इज -a,0, दिस इज 0,b, दिस इज 0,-b, इस तरह से। बट अगर b बड़ा है ए से, तो दिस इज वर्टिकल इलिप्स, इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके आपको इलिप्स को ड्रॉ करना है। इलिप्स में कोई ज्यादा कलाकारी का काम आपको नहीं करना, बड़ा नॉर्मल सा काम है। ये हमने इलिप्स पर चर्चा की। तो इलिप्स को खींचने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जितना एक्स के नीचे है वो एक्स पर मार्क कर दिया, जितना वाई के नीचे वो वाई पर, और बस ऊपर नीचे मिलाकर एक ओवल शेप हमारी तैयार हो जाती है, जिसको हम इलिप्स के नाम से जानते हैं। इलिप्स में ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा मैं करूंगा नहीं, हाइपरबोला पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बाउंड्री टीचर नहीं बनाता। अब मैं आऊंगा अगली फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है साइन फंक्शन। आप सबने सीखा है साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, सब लोग पढ़कर आए हैं। साइन और कॉस दो फंक्शंस के ग्राफ भी हम लोगों को सीखने हैं। साइन फंक्शन सबके दिमाग में है, y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू साइन एक्स, एक साइन वेव बनती है इस तरह से,
0 से शुरू होती है और पीक पर होती है π/2 पर, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। सबके पड़े हुए ग्राफ से ही, तो इसीलिए मैं ज्यादा इस पर लंबी चौड़ी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। -π/2 तो साइन एक्स का ग्राफ जरूरत पड़ने वाली है, ध्यान रखिएगा। यानी साइन एक्स का ग्राफ 0 से शुरू होता है। अच्छा, इसी का एक और भाई है जिसका नाम है कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ कर पाए? कोसाइन फंक्शन का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर पाए? y = cos x। मेरे बच्चों, cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ हमेशा 1 से उठता है, इस तरह से होता तो लगभग साइन की तरह ही है, बस उसका पीक पॉइंट बदल जाता है। तो π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π, दिस इज -π/2। इस तरह से पीक पर वही 1 पर पीक पर होता है ना। तो ये आपका कोसाइन फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। इन दोनों ग्राफों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, आपको जरूरत पड़ने वाली है। साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है, कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। हाँ भाई, अगला ग्राफ y बराबर मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स का। देखो, इसका ग्राफ हमेशा वी शेप बनता है। अब देखो, वी शेप है तो दो चीजें हैं, एक तो एक टर्निंग पॉइंट कहां से मिली और इसकी डायरेक्शन कैसे बनेगी, पॉजिटिव नेगेटिव किधर की तरफ बनेगी। तो दो चीजों की तरफ हमें चर्चा करनी है कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर हमें वी शेप किस पॉइंट से शुरू करना है और किस डायरेक्शन में बनाना है। तो पहले तो स्टैंडर्ड पर चर्चा कर लूं, y बराबर मॉड एक्स है। तो देखो, जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी होती है 0 रखो, x बराबर 0 आ गया, और वो इक्वेशन में डालो तो y की वैल्यू निकाल लो, y बराबर भी 0 आ गया। यानी इसका एक टर्निंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। चलिए साहब, 0 0। अब बात है किधर की तरफ, तो बड़े ध्यान से सुन लीजिए। अगर y = पॉजिटिव है, आई रिपीट, y = पॉजिटिव है, यानी बाहर प्लस का साइन है तो पॉजिटिव की तरफ। अगर ये चीज y = माइनस मॉड एक्स हो जाती, माइनस मॉड एक्स जाती, यानी y = नेगेटिव, मॉड के आगे अगर नेगेटिव का साइन है हमेशा उल्टी डायरेक्शन में जाती। भाई टर्निंग पॉइंट तो वही निकलता 0 0, बट डायरेक्शन क्या हो जाती, उल्टी हो जाती। तो यानी इसमें कैसे पता करना है टर्निंग पॉइंट? मॉड के अंदर की क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू आ गई, उस x की वैल्यू को दी हुई इक्वेशन में डाल दो, y की वैल्यू आ गई, वो तो हो गया टर्निंग पॉइंट। अब शेप कैसी, अगर मॉड के आगे प्लस का साइन है तो पॉजिटिव y की तरफ, और अगर माइनस का साइन है तो नेगेटिव y की तरफ, है ना। अच्छा, मॉड हमेशा दो इक्वेशन को समेटे हुए होता है। एक तो हो गया ये वाली, तो प्लस एक्स होती है, और ये वाली माइनस है। तो आप भी जानते हो y बराबर mx, y बराबर -mx। ऐसे अगर मैं इसमें चर्चा करूंगा तो क्योंकि माइनस है, माइनस 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 एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा y बराबर +x हो जाएगा, करेक्ट। ये दो डायरेक्शन हमारी तैयार हो गई। अब मैं जरा और चीजों पर भी चर्चा करूंगा इसके साथ साथ। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपको एक कर्व दे दिया 1 + mod x + 1, और आपसे कहा गया इसका कर्व का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। y = 1 + mod x + 1, ये दे दिया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे ड्रॉ करें। बोले भैया ने बताया टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट निकालने का तरीका, मॉड के अंदर की क्वांटिटी को 0 रख दो। मॉड के अंदर की, कॉपी पर नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूं, मॉड के अंदर की क्वांटिटी को 0 रख दो, तो x बराबर -1। अब x बराबर -1 पुट कर दो, जब पुट करोगे तो y बराबर 1 आ जाएगा। तो यानी टर्निंग पॉइंट क्या आ गया आपका, -1, 1। मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी ऑफ मॉड = 0 रखकर जो वैल्यू आए वो इक्वेशन में डालो, दूसरा वेरिएबल भी आ गया। अच्छा, अब टर्निंग पॉइंट तो आ गया। बोले भैया x पर -1 और y पर 1, लगभग यहाँ पे है ना, मैंने मान लिया यहाँ पर। अच्छा भाई, x पर -1, y पर 1, सॉरी y पर 1 है ना, तो 1 तो ऊपर, ये तो -1 है। ये तो हो गया टर्निंग पॉइंट। अब किधर की तरफ बनी, ऊपर बने कि नीचे बने, कैसे तय करूं? बड़ा सिंपल तरीका सुन लीजिए। अगर मॉड के आगे प्लस है तो ऊपर की तरफ, और अगर मॉड के आगे माइनस है तो नीचे की तरफ। आई रिपीट, मॉड के आगे प्लस है तो ऊपर की तरफ, और मॉड के आगे माइनस है तो नीचे की तरफ। इस बात का
विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरी बात ज्यादा क्लियर हो गई सबको। तो ये वाली होती है प्लस की, तो यानी y बराबर 1 प्लस एक्स प्लस 1। ये वाली लाइन होती है माइनस की, तो y बराबर 1 माइनस एक्स प्लस 1। मॉड के आगे प्लस माइनस आएगा, दो इक्वेशन मिल गई। ये हमारी दो इक्वेशन है, इसको सिंपली कर दूं तो x प्लस 2 हो गई और ये y बराबर माइनस एक्स की लाइन। तो इस तरह से आपको मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ खींचने हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन में आपने क्या सीखा, बोले एक तो टर्निंग पॉइंट निकालना और एक उसकी डायरेक्शन पता करना। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालना, मॉड के अंदर की क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखिए, वहां से x की वैल्यू आई, इक्वेशन में डालिए y की वैल्यू आई, दोनों वैल्यूज को से टर्निंग पॉइंट मिल गया। अब डायरेक्शन कैसी, अगर मॉड के आगे प्लस है तो ऊपर की तरफ और मॉड के आगे माइनस है तो नीचे की तरफ। जो सारे ग्राफ मैंने तब बताए हैं आपको जब y बराबर मॉड x है। अगर x बराबर मॉड y हो तो ये काम x एक्सिस के अनुरूप हो जाएगा, ठीक है बेटा। सारा का सारा तरीका यही रहेगा, ठीक, डन। एक बार समझ लीजिए, ध्यान से रिपीट कर लीजिए चीजों को, दोबारा से वीडियोस को देख लीजिए, बट अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि मॉड का ग्राफ पर सवाल कई सारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है सबको समझ में आए होंगे। लास्ट में चलते चलते एक दो छोटे छोटे एक एक दो ग्राफ पर और देख लेते हैं। y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ, तो मेरे बच्चों y बराबर एक्स क्यूब इस तरह से ब्रांच टूट गई, जो पैराबोला ऊपर की तरफ बनता था वो नीचे की तरफ गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ। अब कोई कहे आपसे इवन x4 कह दे कोई आपसे, तो देखो अगर पावर इवन है तो हमेशा सारे पैराबोला बनते रहेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर y की तरह के पैराबोला बनते रहेंगे। अगर कोई मुझसे कहना y बराबर एक्स की पावर 6 का ग्राफ, तो अभी मैं ऐसे ही बनाता रहूंगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इवन पावर्स पर। ऑड पावर है तो डायरेक्शन टूट जाएंगी, है ना। तो इस तरह से आपको ये सारे ग्राफ सीखने हैं। तो सारे ग्राफों को अच्छी तरह से रीड करेंगे तब जाकर इस चैप्टर के अंदर आप एक पार्ट पूरा कर लेंगे, स्केचिंग ऑफ कर्व। अब मैं आपसे थोड़ी देर के लिए कुछ ग्राफ लिख रहा हूं, पहले बनाकर दिखा रहा हूं कि देखिए कैसे मुझे ग्राफ बनाने हैं और कैसे उनका बाउंडेड रीजन ढूंढना है। फिर उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा आगे की चीजों पर, है ना। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। चलिए कुछ चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एक इक्वेशन दे दी मुझे और मुझसे कहा गया कि आपको इसका बाउंडेड रीजन ढूंढना है, फाइंड आउट द बाउंडेड रीजन। इन दोनों ने जो रीजन बाउंड किया हो वो रीजन पता कीजिए। चलिए साहब हम सबसे पहले स्केच करते हैं। मैं मेजरमेंट नहीं निकालना, मैं केवल डायग्रामेटिक बात कर रहा हूँ। हाँ भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 किसकी इक्वेशन है, पूरे सर्किल की। सर्किल है तो सेंटर, सेंटर हो गया पहले वाले का। हाँ भाई पहले वाले का सेंटर बोले एक्स 0 वाई भी 0, यानी सेंटर तो 0 0 और रेडियस बोले 1 की। तो 1 की रेडियस लेकर एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये मेरा पॉइंट हो गया 1, 0, ठीक है। अब आता हूं दूसरे वाले पर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सेंटर बोले भैया 1 और यहाँ से 0, 1, 0। रेडियस बोले 1 की ही है, तो 1, 0 बोले ये रहा, और 1 की रेडियस है तो ओरिजिन से पास आउट हो जाएगा, यानी ये सर्किल मेरा बन गया। अब इन दोनों के बीच में बाउंडेड कौन सा रीजन आ रहा है देखना, क्या वो ये वाला रीजन आ रहा है OABC। दिस रीजन इज कॉल्ड द बाउंडेड रीजन बिटवीन देम। मैं अभी आपको निकालना नहीं सिखा रहा, मैं अभी आपको केवल बाउंडेड रीजन डायग्राम में ढूंढना सिखा रहा हूं ताकि आप प्रॉपर तरीके से ढूंढ पाए रीजंस, करेक्ट। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, वाई स्क्वायर बराबर एक्स और वाई इक्वल टू मॉड एक्स। हाँ भाई कोई मुझे बताए कि इसका रीजन, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। बोले भैया चलो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर देता हूँ और ऐसा सिंपल कर देता हूँ। हाँ भाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई किसकी इक्वेशन है, बोले भैया पैराबोला की, एक पर स्क्वायर एक पर स्क्वायर नहीं, और एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब वाई के अलोंग वर्टेक्स 0 0, ये तो बन गया पैराबोला, ठीक है। अच्छा y बराबर मॉड एक्स की लाइन, मॉड एक्स बोले भैया मॉडुलस फंक्शन का आप टर्निंग पॉइंट निकालते थे, मॉड के अंदर की क्वांटिटी 0 और 0, तो टर्निंग पॉइंट तो 0 0 ही आ गया, और प्लस है तो ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में देखना ये रीजन बाउंड हुआ क्या, ये लीफ का एरिया। तो कहने का तरीका है कि रीजनों के द्वारा जो रीजन बाउंड होते हैं हमें उनके एरिया
पता करने हैं। अब वो पता कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, और पहले बाउंडेड रीजन तो ढूंढना आए, तभी तो आप आगे सीख पाएंगे। एक और कर्व लिखता हूं, जरा ध्यान से ढूंढिएगा अच्छी तरह से। एक कर्व लिखता हूं, ये लिखिए। हाँ भाई, इसका हमें रीजन डायग्राम बनाना है, इनके द्वारा बाउंडेड रीजन ढूंढना है। एक्स एक्सिस भी कर देता हूँ, एक्स एक्सिस भी कर। चलिए सर, क्यों जी, ये रीजन मुझे ढूंढने के लिए था। बोले भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, बोले सर्किल है, और सर्किल के लिए सेंटर बोले ओरिजिन, रेडियस बोले 2। ये तो मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया। क्योंकि ये किसकी लाइन है, बोले एक्स बराबर √3y, कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन से पास आउट वाली लाइन है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ बन गई, लाइन भी खींच गई। और एक्स एक्सिस, बोले एक्स एक्सिस ने फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट जोड़ दे रहा हूं मैं अपने पास से आपको समझाने के लिए। तो इन चारों के साथ से अपना बाउंडेड रीजन ढूंढिए, चारों बातों को फॉलो करें। सर्किल आए, लाइन आए, एक्स एक्सिस हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देखना क्या मेरा रिक्वायर्ड रीजन ये ओ ए बी ओ आ गया क्या। तो रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा इसमें डायग्राम में, बोले भैया रिक्वायर्ड रीजन हो गया ये। तो पहला काम आप ये जरूर कीजिए, स्केचिंग कीजिए और रीजन ढूंढिए कि कौन सा रीजन निकालना है, तब आप उसको निकालने के लायक बनेंगे। 2 मिनट में सवाल समझ में आ जाएगा अगर आपको रीजन प्रॉपर ढूंढना आ गया तो, क्योंकि उसके बाद सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से, उम्मीद करता हूं कि आप सबसे पहले इसके ऊपर ऐसे ही काम करेंगे, रीजन पता करने की कोशिश करेंगे, देन आफ्टर आप लोग लायक होंगे सवाल को करने के। एक बार देख लीजिए, कुछ एक सवाल लिखकर छोड़ रहा हूँ आपको, बाद में ग्रुप पर उनके सॉल्यूशंस आपको मैं सेंड करूंगा आपकी क्लासेस में, आप लोग मैच करेंगे कि आपने वो डायग्राम सही बनाए हैं या नहीं। 5 सवाल लिखूंगा, आप सभी को उन 5 के बाउंडेड रीजन ढूंढने हैं। आई रिपीट, आपको उनके 5 के बाउंडेड रीजन ढूंढने हैं, मतलब डायग्राम बनाने हैं। फिर मैं डायग्राम शेयर करूंगा और आप मैच कीजिए कि आपके डायग्राम उन डायग्रामों से मैच कर रहे हैं या नहीं, ताकि पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, तो गाइज मैंने कुछ 4 क्वेश्चंस आपके पास लिखे हैं, आपको इन सबके रीजन कर मतलब डायग्राम स्केच करने हैं। पहले ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और जो रीजन दोनों ने मिलकर बाउंड किया हो, इन चारों ने मिलकर बाउंड किया हो, इन दोनों ने मिलकर बाउंड किया हो, इन तीनों ने मिलकर बाउंड किया हो, उस रीजन को स्केच करना है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग 5 मिनट या 10 मिनट रीजन तैयार करेंगे, और फिर दोबारा वीडियो जब आप ऑन करेंगे तो आप सभी लोगों को इनके आंसर्स होंगे। तो मैच कीजिएगा कि आपके आंसर्स इनसे सही हो पा रहे हैं या नहीं, आपके ग्राफ प्रॉपर स्केच हो पाए हैं कि नहीं, एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब पहले का एक्स स्क्वायर वाई, एक पर स्क्वायर नहीं, इसका मतलब पैराबोला है, और पैराबोला भी कौन सा, बोले वाई एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, वर्टेक्स 0 0 और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये तो बन गया पैराबोला, करेक्ट। अब एक रफ स्केच करना है। दूसरा लाइन है, तो भाई कांस्टेंट भी है तो इंटरसेक्ट फॉर्म में बदल लेते हैं। x पर -4, 12 का डिवाइड, y पर 6 इक्वल टू 1, तो x पर -4 यहाँ कहीं, y पर 6 यहाँ कहीं मान लिया अंदाजे से। वही तो दोनों के बीच में कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है, बोले भैया ये वाला, जो मैं रेड वाले स्केच से स्केच कर रहा हूँ, ध्यान से ढूंढिएगा सभी प्रॉपर तरीके से। ठीक, जो मैंने रेड स्केच किया हुआ है, क्या ये इन दोनों के बीच का एप्रोप्रिएट रीजन है क्या। आप लोगों ने बनाया होगा तो मैच कीजिए कि आप लोगों ने सही बनाया है या नहीं, कि आप लोग सीख पाए हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहुत सीखना जरूरी है बेटा। स्कोरिंग चैप्टर है, 6 नंबर में अच्छा सवाल मिलेगा। सेकंड लाइन है 3x + y = 2, यानी x पर -2/3, 2 का डिवाइड 3 को नीचे ले आया हूँ, तो x पर -2/3 यहाँ कहीं मार्क अंदाजे से,
y पर 2 यहाँ पे मार्क अंदाजे से ये तो खिंच गई ये लाइन। अब आई x बराबर -1, x बराबर -1 ओबेसली पीछे ही होगा, वर्टिकल लाइन x बराबर -1, x बराबर 1 की लाइन बोले भैया यहाँ कहीं होगा मान लिया, और x एक्सिस तो देखना इन लाइन के द्वारा, इस लाइन के द्वारा और x एक्सिस के द्वारा, क्या ये रीजन बाउंडेड है क्या? एक एबव द x एक्सिस है और एक बिलो द x एक्सिस है। मैच कीजिएगा सभी, पहले दो पार्ट के अंदर मैच कीजिए सभी। आपके भी यही शेडेड पोर्शन आए हैं या नहीं, और अगर नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए हैं, कहाँ हमने सोचने में गलती की है वो देखेंगे। ठीक, चलिए तो मैं अब आता हूं अगले दो की तरफ। चलिए गाइस, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 और 4 के बना दिए थे, आप लोग मैच कीजिए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। पहला सर्किल और लाइन, सर्किल बनाया जिसका सेंटर 0,0 था, रेडियस 2 थी, लाइन थी x/2 + y/2 = 1 की, दोनों को मिलाया, दोनों को ड्रॉ किया। तो सर्किल के दो पार्ट हो गए, एक तो बड़ा वाला सेगमेंट, एक छोटा वाला, क्योंकि उन्होंने हमसे स्मॉलर रीजन पूछा था तो इसलिए हमने ऊपर वाले को शेड कर दिया। दूसरे पार्ट में 3 लाइनें थी, तीनों को मैंने इंटरसेक्ट फॉर्म से बनाया, इंटरसेक्ट फॉर्म से मैंने लाइनों को प्लॉट किया, तो देखा तो मुझे एक बीच में एक ट्राइंगुलर रीजन नजर आने लगा, वो मेरा रिक्वायर्ड रीजन या बाउंडेड रीजन है जो आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ तक सारी बातें सबको समझ में आ गई होंगी उम्मीद है। अब आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैप्टर नंबर 8 शुरू करने से पहले इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों को प्रॉपर स्केचिंग आ जाए। मैं तो ये कहता हूँ आप एनसीईआरटी के फायदा वालों की स्केचिंग तो शुरू कर ही दीजिएगा, हर एक का स्केचिंग रीजन तो बना ही दीजिएगा, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो सके और चैप्टर यूँ आसानी से निकल जाएगा आपके हाथ से, बिल्कुल बहुत आसान से। बेटा अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको जरूर करें। अब हम चैप्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे।